Friends, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta, and on this platform we are learning molecular basis of inheritance, that is for class 12. So in this session we have reached up to the transcription. In the previous session I just told you that focus on the central dogma, then you will be able to understand the basis of these process, ki why these processes are important. DNA to DNA replication, DNA to RNA, then RNA to protein. देन इन द प्रीवियस क्लास आई जस्ट टोल्ड यू कि व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ठीक है, एंड ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। जैसे जो भी डीएनए के कोडॉन्स हैं, वट एवर कोडॉन्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, दे हैव टू बी चेंज इन द फॉर्म ऑफ आरएनए। उनको किस फॉर्म में चेंज होना होगा? आरएनए। Why RNA? Because only in the form of RNA the codons can participate in the protein synthesis. अभी आपको थोड़ा सा कोडॉन्स मैं बोल रहा हूँ तो आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा कि सर ये जो कोडॉन्स बोल रहे हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं। तो आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो मैं आपको कोडॉन्स भी बता दूंगा आगे के टॉपिक्स में। तो पहले हम लोग सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे। मैंने ये भी बता दिया था कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है उसमें में से केवल एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में जाता है, दैट इज़ नोन एज टेम्पलेट, एंड अदर डू नॉट, दैट इज़ नोन एज कोडिंग। क्लियर है? तो वी इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, अगर आपने ध्यान दिया होगा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, तो मैंने आपको बहुत सारे रीजन बताए थे। प्रमोटर रीजन बताया था, टर्मिनेटर रीजन बताया था, और एक बहुत बढ़िया मैंने स्टोरी बना के इसको समझाया था कि जब व्हेन वी गो टू एनी मैरिज पार्टी तो हम कैसे खाने को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं वो जान लो प्रमोटर रीजन है, और वहाँ पे कोई ना कोई खड़ा होता है, ठीक है, जो बताने के लिए कि आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से प्लेट ले सकते हैं। तो उस फैक्टर को बोलते हैं सिग्मा फैक्टर, वो अभी आप आगे पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसक्रिप्शन है क्या, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स आर डिफरेंट। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा क्या मतलब ज़्यादा ही डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। मैंने एक डिफरेंस आपको बताया था कि इन द प्रोकैरियोट्स देयर इज ओनली वन आरएनए पॉलीमरेज। याद रखना, जब भी डीएनए से आरएनए बनाना होगा तो कौन सा पॉलीमरेज होगा? आरएनए पॉलीमरेज, एंड दैट विल बी डिपेंड ऑन द डीएनए। दैट्स व्हाई द फुल नेम इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसलिए उसको क्या बुलाते हैं? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बुलाते हैं। क्लियर हो गया? इन प्रोकैरियोट्स ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इज देयर। मैंने आपको बताया था कि वो बहुत छोटा है, ठीक है, तो एक ही से सारा काम चला लेता है। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। कल मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि पीएमटी, ठीक है, तो पीएमटी में पी हटा के क्या लगा दोगे आप? आरएमटी। तो आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3। लेकिन अगर आप स्लाइड में देख रहे होगे तो मैंने आरएनए पॉलीमरेज 2 को एचएनआरएनए लिखा है, ना कि एमआरएनए लिखा है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करोगे, जब हम यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि एचएनआरएनए क्या होता है और एमआरएनए क्या होता है। क्लियर है? तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। जो कि देखो, ये मैंने एक वायर बनाया है, ठीक है। इन वायर को मैंने दोनों ही स्ट्रैंड्स को हेलिक्स, ठीक है, आपको पता है ना डीएनए भी क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। ये दोनों ही स्ट्रैंड्स क्या हैं? डबल हेलिकल फॉर्म में अरेंज हैं। एक दूसरे के बीच में कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। आपको यहाँ पे एक पोर्शन दिख रहा है थोड़ा सा ओपन हुआ, तो डीएनए ना, तो आपको पता है डीएनए रैप होते हैं पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन पे। तो होता क्या है कि एक सिग्नल होता है, ठीक है, चाहे वो यूकैरियोट्स हो चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो। बिकॉज ऑफ द सिग्नल, मतलब वो सेलुलर इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है कि वहाँ से डीएनए क्या होता है? ओपन होने लगता है। देखो, ये जो डीएनए है ना, ये ओपन होने लगता है, और यहीं पे कौन सा रीजन लगा होता है? प्रमोटर रीजन। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? डीएनए का एक स्ट्रैंड हो गया, डबल हेलिक्स है। उसके बाद डीएनए कहीं से ओपन होने लगते हैं सिग्नल से, ठीक है। देयर इज ए सिग्नल इन द सेल एंड द डीएनए स्टार्ट ओपनिंग, और डीएनए क्या होने लगता है? ओपन होने लगता है। क्लियर है? जैसे ही डीएनए ओपन होगा एंड इट इज़ अंडरगोइंग द ट्रांसक्रिप्शन, तो दोनों स्ट्रैंड में से केवल एक ही का ट्रांसक्रिप्शन होगा। ये तो पता है आपको। कौन करेगा? आरएनए पॉलीमरेज। नाउ आरएनए पॉलीमरेज विल बाइंड टू द प्रमोटर रीजन। वो कहाँ पे आ जाएगा? प्रमोटर रीजन पे आ जाएगा। तो ये कौन सा रीजन हो गया? प्रमोटर रीजन हो गया। क्लियर है? प्रमोटर रीजन पे एक फैक्टर लगा होता है, दैट इज़ नोन एज सिग्मा फैक्टर, ठीक है। जैसे मैंने शादी में बताया था कि आपको पता है प्लेट यहाँ से लेनी है, वहाँ पे एक पर्सन कोई ना कोई खड़ा होता है आपको गाइड करने के लिए, ठीक है, कि आप यहाँ से स्टार्ट करिए, और हो सकता है कि आपके साथ आगे तक जाए भी,
कि सर ये इस तरह से लीजिए। क्लियर है? सेम एज आरएनए पॉलीमरेज भी साहब है, ठीक है, एंजाइम है, तो वो जो है उसको एक फैक्टर चाहिए होता है सिग्मा फैक्टर, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज ना ही इनिशिएट कर सकता है ना ही टर्मिनेट कर सकता है। आपको ये नहीं पता कि आपको खाना कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है, लेकिन जो फैक्टर मतलब जो पर्सन वहाँ पे डिप्यूटेड हैं वो आपको बताएंगे। ऐसे ही आरएनए पॉलीमरेज पे कौन सा फैक्टर होगा? सिग्मा फैक्टर, जो क्या करेगा? इनिशिएट करेगा प्रोसेस को। क्लियर है? अब बताओ डीएनए से आरएनए, डीएनए से डीएनए बनाने के लिए क्या चाहिए थे? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। तो बताओ डीएनए से आरएनए बनाने के लिए क्या चाहिए होंगे? राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, एडिनिन, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये सब चाहिए होंगे, गुआनोसिन, ठीक है। उसके बाद यूरिडीन मोनो ट्राइफॉस्फेट, तो ये सब क्या चाहिए होंगे? राइबो न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होंगे, क्योंकि बिना राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के डीएनए आरएनए में चेंज नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आ गया इस रीजन पे, इस रीजन को क्या बुलाते हैं? प्रमोटर। कौन सा फैक्टर लगा है? सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर किस में हेल्प करेगा? इनिशिएशन में। अब देखो, अब ये धीरे धीरे डीएनए क्या होगा? ओपन होगा। इस तरह से डीएनए क्या हो रहा है? ओपन हो रहा है। डीएनए ओपन होगा और जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे की तरफ बढ़ेगा और कोडॉन को रीड करेगा। अगर मान लो डीएनए पे ए लगा है तो कौन सा राइबो न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएगा? यूरेसिल। उसके बाद डीएनए पे थाइमिन लगा है तो एडेनिन, डीएनए पे गुआनिन लगा है तो साइटोसिन, और डीएनए पे साइटोसिन लगा है तो गुआनिन। कल मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री रूल बताया था। उसी कॉम्प्लीमेंट्री रूल में आरएनए पॉलीमरेज ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, डीएनए ऐसे ओपन होते चले जाएंगे। देखो डीएनए ओपन होते चले जा रहे हैं और पीछे से डीएनए रैप भी होता रहेगा, ये ध्यान रखना। यहाँ से स्टार्ट हुआ प्रोसेस, आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है? आरएनए पॉलीमरेज क्या सिंथेसाइज कर रहा है? आरएनए का, ठीक है। किसके हेल्प से कर रहा है? डीएनए के हेल्प से। डीएनए पे जिस तरह से कोडॉन है उस तरह से वो आरएनए बना रहा है। क्लियर है? तो इस तरह से आरएनए बनाते बनाते वो किस रीजन पे पहुंच जाएगा? टर्मिनेटर रीजन पे। क्लियर है? जैसे ही टर्मिनेटर रीजन पे पहुंचेगा वहाँ पे एक फैक्टर लगा हुआ है, रो फैक्टर। उस फैक्टर को बुलाते हैं रो फैक्टर। वो रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को आरएनए के साथ सेपरेट कर देगा, कहेगा बस अब ख़त्म। क्लियर है? जैसे आप जाते हो खाना जहाँ पे एंड है, बस भाई सर ख़त्म अब यहीं तक है, ठीक है, तो आप टर्मिनेट कर देते हो, बस हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन करता चला जा रहा है कॉम्प्लीमेंट्री मैनर में। पीछे से डीएनए फिर से डुप्लेक्स ऐसे बनता चला जा रहा है, ठीक है, बाइंड होता चला जा रहा है। जैसे ही टर्मिनेटर रीजन पे पहुंचेगा आरएनए पॉलीमरेज, कौन सा फैक्टर लगा होगा? रो फैक्टर। दैट विल डिटैच, वो डिटैच कर देगा। किसको डिटैच कर देगा? सेपरेट कर देगा आरएनए पॉलीमरेज को। और आरएनए पॉलीमरेज के साथ कौन सी चेन जुड़ी थी? आरएनए, वो भी सेपरेट हो जाएगी और डीएनए फिर से क्या हो जाएगा? डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से मैंने आपको एक वायर की हेल्प से ये बता दिया कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे हो रहा है। सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएट नहीं कर सकता, ना ही टर्मिनेट कर सकता है, तो उसके लिए दो फैक्टर चाहिए होंगे, सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर। सिग्मा फैक्टर कहाँ पे आके बाइंड होगा? प्रमोटर रीजन पे। रो फैक्टर कहाँ पे आके बाइंड होगा? टर्मिनेटर रीजन पे। क्लियर है? और जो आरएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए के कोडॉन के हेल्प से आरएनए को बनाता चला जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम चलें, हमारे एक क्लास में हम गए स्टूडेंट से, एक स्टूडेंट वहाँ से ले लिया, फिर दूसरे क्लास में दूसरा स्टूडेंट, तो चेन बनाते चले गए। आपने ह्यूमन चेन के बारे में सुना होगा, ऐसे ही आरएनए की चेन बनती चली जाती है, लंबी होती चली जाती है, इलॉन्गेशन होती चली जाती है। और जैसे ही टर्मिनेटर रीजन आता है, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए चेन सब क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। क्लियर है? तो इस वायर के हेल्प से आपको थोड़ा सा समझ में आ गया। जब मैं पूरा प्रोसेस पढ़ा लूँगा तो आपको 3D टूर पे लेके चलूँगा, जैसे रेप्लिकेशन पे गए थे, ठीक है, तो और आपको समझ में आ जाएगा। तो आप एकदम टेंशन ना लो कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई भी टॉपिक समझ में ना आए, ठीक है। अब देखो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, अब इसको थोड़ा सा, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया, अब एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। देखो सबसे पहला स्टेप होता है आरएनए पॉलीमरेज ऑफ ई कोलाई। ई कोलाई मतलब बैक्टीरिया, मैंने आपको बोल रखा है ना, ई कोलाई आपका साथ नहीं छोड़ेगा। ई कोलाई बाइंड्स विद सिग्मा फैक्टर। किस फैक्टर से बाइंड करेगा? सिग्मा फैक्टर। किस रीजन पे? प्रमोटर रीजन पे, विच हेल्प इन इनिशिएशन। तो सिग्मा फैक्टर किस में हेल्प करता है? इनिशिएशन। सिग्मा फैक्टर का जो सिंबल है, एक्चुअली मुझे सिंबल मिल नहीं रहा था, तो सिग्मा फैक्टर का जो सिंबल है वो ये होता है, ये बना लेना। क्लियर है? तो ये किसका सिंबल हो गया? सिग्मा फैक्टर का हो गया, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, इट यूजेस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ये किसको यूज़ करेगा? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को एज अ सबस्ट्रेट। कौन से न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को? राइबो न्यूक्लियोटाइड्स को,
ठीक है, उनको एज अ सबस्ट्रेट यूज़ करेगा। जैसे डीएनए में आपने पढ़ा था ना कि एडिनिन है तो थाइमिन, ऐसे यहाँ पे एडिनिन होगा तो यूरेसिल, थाइमिन है तो एडिनिन, गुआनिन है तो साइटोसिन, और साइटोसिन है तो गुआनिन। देखो गुआनिन और साइटोसिन का तो कॉम्प्लीमेंट्री वही रहेगा, केवल चेंज क्या हुआ, अगर एडिनिन लगा है डीएनए पे तो क्या लग जाएगा, यूरेसिल लग जाएगा, और अगर थाइमिन लगा है एडिनिन पे तो क्या लग जाएगा, एडिनिन। क्लियर है, अगर डीएनए पे एडिनिन लगा है तो कौन सा आरएनए उसके उस पे कॉरेस्पॉन्डेंट होगा, यूरेसिल, और अगर थाइमिन लगा है तो कौन सा लगेगा, एडिनिन। बस इतना याद रखना। क्लियर है, तो इस तरह से जो सबस्ट्रेट होगा उसकी हेल्प से पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। किसका पॉलीमराइजेशन होगा, टेम्पलेट का। आप नीचे एक फिगर मैंने लगा रखा है, यहाँ देख सकते हो कि प्रमोटर रीजन पे देखो कौन सा फैक्टर है, सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर किससे बाइंड हो गया, आरएनए पॉलीमरेज से। एकदम वही शादी में आप पहुँचे, ठीक है, आपका वेलकम हुआ, आइए सर, ठीक है। प्रमोटर रीजन है जहाँ से आपको स्टार्ट करना है, सिग्मा फैक्टर मतलब कोई पर्सन डिप्यूटेड है वो आपके साथ लग गया, आइए सर, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, आपको गाइड करता हूँ, सिग्मा फैक्टर आपके साथ चला आया, ठीक है। अच्छा, आपको अच्छा लगेगा कि वो आपके साथ ही हमेशा रहे, अरे आपको 4 पूड़ी खानी है, 4 नान खानी है, ठीक है, तो यू विल नॉट फील गुड। तो सिग्मा फैक्टर उसको समझ है, वो अलग हो जाएगा। जैसे ही आप प्रोसेस को इनिशिएट करोगे, ठीक है, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज प्रोसेस को इनिशिएट करेगा, सिग्मा फैक्टर सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज केवल इनिशिएट नहीं कर सकता, बाकी इलोंगेशन कर सकता है। क्लियर है, तो पहले वाले डायग्राम में आपको क्या लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज है, कौन, एंजाइम है दैट बाइंड विद द सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर से बाइंड हो गया, किस रीजन पे, प्रमोटर रीजन पे, और किसका ट्रांसक्रिप्शन करेगा, टेम्पलेट का। क्लियर है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। ओनली अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन्स बाउंड टू द एंजाइम। फिर जब धीरे धीरे बढ़ेगा तो एक शॉर्ट स्ट्रैंड आरएनए बनेगा पहले, ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, आरएनए चेन लंबी होने लगेगी, समझ में आया, ठीक है, धीरे धीरे जो आरएनए चेन है वो क्या होने लगेगी, एलोंगेट होने लगेगी। भाई आरएनए मतलब यूरेसिल, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये सब ऐड होते चले जा रहे हैं। देख सकते हो यहाँ से, अगर ये प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, अगर ये प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये प्रमोटर रीजन है, यहाँ से बाइंड रहा होगा। अब ये आगे की तरफ जैसे जैसे बढ़ रहा है, पीछे देख रहे हो डीएनए फिर से डुप्लेक्स फॉर्मेशन होता चला जा रहा है। क्लियर है, और देख सकते हो यहाँ पे जो आरएनए सिग्मा फैक्टर है वो सेपरेट हो गया है, क्योंकि अब जो है आरएनए पॉलीमरेज एलोंगेशन प्रोसेस कर सकता है। तो सबसे पहला कौन सा स्टेप लिखोगे, इनिशिएशन। दूसरा स्टेप क्या है, एलोंगेशन। एलोंगेशन में क्या हो रहा है, आरएनए पॉलीमरेज इज सिंथेसाइजिंग द आरएनए इन द कॉम्प्लीमेंट्री मैनर। किस फॉर्म में कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री मैनर में। मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री बता दिया कि एडिनिन पे यूरेसिल, थाइमिन पे एडिनिन, गुआनिन पे साइटोसिन, साइटोसिन पे गुआनिन, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री मैनर। क्लियर है, इस तरह से आरएनए चेन इलोंगेट होती चली जाएगी। अब नेक्स्ट देखो क्या होगा, लास्ट में टर्मिनेशन होगा। वंस द आरएनए पॉलीमरेज रीच द टर्मिनेटर रीजन, एक रीजन होगा जहाँ पे पॉलीमराइजेशन रुक जाएगा, मतलब स्टॉप हो जाएगा, उसको क्या बुलाते हैं हम, टर्मिनेटर रीजन बुलाते हैं। वंस द आरएनए पॉलीमरेज विल रीच टू द टर्मिनेटर रीजन, ठीक है, द नेसेंट, ठीक है, यहाँ पे नेसेंट, जो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है, ये नेसेंट आरएनए कॉल्स ऑफ, ठीक है, सो द आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर है, जो नेसेंट आरएनए है, नेसेंट मतलब जो न्यूली फॉर्म्ड आरएनए है, नेसेंट मतलब समझते हो ना, जैसे बेबी के लिए यूज़ करते हैं नेसेंट, नेसेंट बेबी, न्यू बॉर्न बेबी, जो नेसेंट आरएनए है कॉल्स ऑफ सो आल्सो द आरएनए पॉलीमरेज। मतलब टर्मिनेटर रीजन पे जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज पहुंचेगा, आरएनए चेन सेपरेट हो जाएगी। क्लियर है, आरएनए चेन सेपरेट हो गई तो कौन सा एंजाइम भी सेपरेट हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा फैक्टर होगा जो टर्मिनेशन में हेल्प करेगा, रो फैक्टर। और याद रखना, रो फैक्टर को ये सिंबल बनाते हैं, उल्टा पी, ठीक है, रो फैक्टर को किस सिंबल से इंडिकेट करते हैं, उल्टा पी, और सिग्मा फैक्टर को किस सिंबल से इंडिकेट करते थे, इस तरह से। तो ये सिग्मा फैक्टर है और ये रो फैक्टर है। रो फैक्टर किस में हेल्प कर रहा है, टर्मिनेशन में हेल्प कर रहा है। अब आप देख सकते हो एक आरएनए चेन बन गई। क्लियर है, तो इस तरह से डीएनए से क्या बन गया, आरएनए बन गया। क्या, क्यों जरूरी है आरएनए, क्योंकि जो प्रोटीन सिंथेसिस है, जो राइबोसोम जब प्रोटीन सिंथेसिस करेगा तो वो डीएनए पे नहीं कर सकता, वो किस पे कर सकता है, आरएनए पे कर सकता है। क्लियर है, इसीलिए आरएनए चेन की जो सिंथेसिस है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ तक आपने क्या पढ़ लिया कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में कैसे हो रहा है। और याद रखना 3 टाइप ऑफ आरएनए होते हैं, एक एमआरएनए, एक टीआरएनए और एक आरआरएनए। तीनों आरएनए को सिंथेसाइज करने के लिए प्रोकैरियोट्स में केवल एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है, ठीक है।
क्लियर हो गया? तो ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में बहुत सिंपल ही होता है ट्रांसक्रिप्शन, और जो भी आरएनए यहाँ पे बनता है ना, दैट इज़ मैच्योर आरएनए, उसको कोई प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अगर मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, मदर है, कोई बच्चा है, वो सुबह सो के उठा, ठीक है, अब वो सुबह सो के उठा तो एकदम फ्रेश है, मतलब उसको कुछ मदर को कुछ हेल्प नहीं करनी है, मतलब वो पूरी तरह से रेडी है। रेडी है तो क्या करेंगे, उसको भेज देंगे स्कूल। समझ में आई बात? ठीक है, अगर बच्चा अपने आप से रेडी है तो उसको कुछ करना पड़ेगा मदर को? नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर रेडी नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, उसके बाल, उसके कॉम्बिंग करनी पड़ेंगी, उसको नहलाना पड़ेगा, उसको ब्रेकफास्ट कराना पड़ेगा, सारी चीज़ें करानी पड़ेगी। तो जो प्रोकैरियोट का आरएनए है, ठीक है, वो मैच्योर आरएनए होता है, उसको कोई प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है? लेकिन जो यूकैरियोटिक में जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ोगे तो वहाँ पे आरएनए बनने के बाद भी कुछ प्रोसेस होते हैं, तब जाके वो मैच्योर आरएनए बनता है। क्लियर है? तो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में याद रखना, वट एवर आरएनए इज फॉर्म्ड दैट इज मैच्योर आरएनए, वो पूरी तरह से मैच्योर है। नाउ इट कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर? एक चीज़ और होती है कि प्रोकैरियोट्स में ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। समझ में आया? न्यूक्लियोइड में हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे तो न्यूक्लियस है नहीं, तो न्यूक्लियोइड होता कहाँ है, साइटोप्लाज्म में ही तो होता है। जैसे ही आरएनए बनता है उसके पीछे से ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो जाता है। समझ में आई बात? ठीक है, जैसे ही आरएनए बनता है, जैसे ही आरएनए बना, इसके पीछे से प्रोटीन सिंथेसिस भी स्टार्ट हो जाती है इसकी। तो दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलने लगते हैं, मतलब आरएनए पूरी तरह से अभी बना भी नहीं है और पीछे से प्रोटीन सिंथेसिस भी होने लगे। क्यों ऐसा क्यों होता है प्रोकैरियोट्स में? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म में हो रहा है। साइटोप्लाज्म में कहाँ, न्यूक्लियोइड में हो रहा है, और न्यूक्लियोइड प्रेजेंट कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। बात समझ में आई? लेकिन जब यूकैरियोटिक पढ़ोगे तो यूकैरियोट में क्या होता है, न्यूक्लियस में ये प्रोसेस होता है। जब तक न्यूक्लियस से आरएनए बाहर आएगा नहीं, साइटोप्लाज्म में आएगा नहीं, तब तक उसका प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। लेकिन प्रोकैरियोट में ये प्रोसेस साइटोसोल में हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, इसीलिए जो ट्रांसक्रिप्शन है और जो ट्रांसलेशन है वो दोनों साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। मतलब ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होने से पहले ही ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? तो इस तरह से प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देख सकते हो मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। द आरएनए पॉलीमरेज इज ओनली कैपेबल ऑफ कैटालाइजिंग द प्रोसेस, केवल वो प्रोसेस को कैटालाइज कर सकता है, ठीक है, मतलब एलोंगेशन कर सकता है। इट एसोसिएट ट्रांजेंटली विद द इनिशिएशन फैक्टर, जिसको हम लोग सिग्मा फैक्टर बुलाते हैं, उसका सिंबल क्या अभी मैंने बताया था ये, ठीक है। और एक फैक्टर होता है टर्मिनेशन के लिए, उल्टा पी, जिसको रो फैक्टर बुलाते हैं। इन बैक्टीरिया मेनी टाइम, इन बैक्टीरिया में जो होता है मेनी टाइम ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच बिफोर द एमआरएनए इज फुल्ली ट्रांसक्राइब, मतलब एमआरएनए अभी पूरी तरह से बना नहीं और पीछे से ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो गया। क्यों? बिकॉज देयर इज नो सेपरेशन ऑफ साइटोसोल एंड न्यूक्लियस, क्योंकि बैक्टीरिया में तुम्हें पता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म तो सेपरेट होते नहीं, सब एक ही जगह प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? तो इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों ही स्टार्ट हो जाते हैं, किसमें, बैक्टीरिया में। लेकिन जब यूकैरियोटिक पढ़ोगे, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियस भी होता है, इसीलिए जब न्यूक्लियस होता है तो वहाँ क्या होगा कि जब तक ट्रांसक्रिप्शन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जब तक आरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में नहीं आ जाएगा, तब तक ट्रांसलेशन स्टार्ट नहीं होगा। क्लियर है? तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखो, इस तार को अपने दिमाग में रखोगे, और जो मैंने खाने वाला एग्जाम्पल लिया है वो तो बेस्ट है, ठीक है, उससे आपको इतने अच्छे से समझ में आ सकता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, ठीक है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको रीडिंग करने में, आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से इंफॉर्मेशन किसके फॉर्म में आना, आरएनए। क्यों जरूरी है? क्योंकि आरएनए पे ही ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस हो सकती है, डीएनए पे नहीं हो सकती, पहला। दूसरा पार्ट आपने पढ़ा कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो डीएनए पे होता है, और डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, दोनों में से केवल एक ही का ट्रांसक्रिप्शन होता है। क्यों होता है ये मैंने रीज़न बता रखा है, समझ में आ गया होगा। अब अगर जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो उसके लिए कोई ना कोई एंजाइम जरूरत होगी, तो उसको क्या बुलाएंगे, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज प्रोसेस को कहाँ से स्टार्ट करेगा, प्रमोटर रीजन होता है, ये एक रीजन होता है डीएनए पे, ठीक है, जिसको हम प्रमोटर रीजन बोलते हैं। ये किस एंड पे प्रेजेंट होता है, 5' एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड,
ठीक है, 5 डैश एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, और टर्मिनेटर रीजन कहाँ प्रेजेंट होगा, 3 डैश एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। क्लियर है, मैंने आपको बताया था ना कि कोडिंग ट्रांसक्रिप्शन तो करता नहीं, तो हम प्रमोटर और टर्मिनेटर को किसके रेफरेंस में बताते हैं, कोडिंग के रेफरेंस में बताते हैं, जिससे वो भी खुश हो जाए। क्लियर है, एकदम वैसे ही है जैसे आप शादी में गए, आपको खाना खाना है, आप जैसे ही गए आपके साथ कोई आ गया, ठीक है, उसने बताया वहाँ से स्टार्ट करना है, तो जहाँ से स्टार्ट करना है वो प्रमोटर है, जिसने आपको गाइड किया वो कौन है, सिग्मा फैक्टर है। अब आपने स्टार्ट कर दिया, जैसे मैंने बताया था कि आपने डोंगे को खोला, उसमें से अपना मटेरियल निकाला, फिर डोंगा बंद हो गया, आगे की तरफ बढ़ गए आप। समझ में आया, जो भी वहाँ पे केयर टेकर खड़ा होगा वो डोंगे को बंद कर देगा। ऐसे ये डीएनए पे है, आरएनए पॉलीमरेज आया, ठीक है, जैसे ही डीएनए ओपन हुआ आरएनए पॉलीमरेज आया, ठीक है, और उसने क्या किया, डीएनए पे जो कोडॉन थे उसी के अकॉर्डिंग उसने आरएनए के कोडॉन राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन किया, आगे बढ़ गया। ठीक है, अच्छा, राइबोन्यूक्लियोटाइड आरएनए पॉलीमरेज से ज्वाइन होता चला जाएगा। समझ में आई बात, जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं यू ए सी जी, इस तरह से वो किससे कनेक्ट होते चले जाएंगे, आरएनए पॉलीमरेज से। इतना समझ में आ गया, जैसे आपकी प्लेट में आप खाना लेते चले जाते हो तो इस तरह से कलेक्शन होता चला जा रहा है। तो आपकी प्लेट जान लो क्या है, आप क्या है, आरएनए पॉलीमरेज, और जो आप उसमें रेसिपी ले रहे हो वो सब क्या है, आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ बढ़ेगा, और जैसे ही टर्मिनेटर रीजन आएगा वहाँ पे एक रो फैक्टर प्रेजेंट होगा जो आरएनए पॉलीमरेज को सेपरेट कर देगा। जब आरएनए पॉलीमरेज या आरएनए को सेपरेट कर देगा तो आरएनए पॉलीमरेज भी सेपरेट हो जाएगा और वहीं पे ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा। अच्छा बताओ, जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो किस पे हो रहा है, टेम्पलेट पे। मैंने आपको ट्रिक बताई है टेम्पलेट की पोलरिटी याद करने के लिए, 3-5 मतलब 3 to 5। ठीक है, लेकिन अगर मान लो जो आरएनए फॉर्म होगा उसकी पोलरिटी क्या होगी, टेम्पलेट की पोलरिटी 3 to 5 है, तो बताओ एमआरएनए की पोलरिटी क्या होगी, ज़रा सोचो, 5 सेकंड का टाइम है, 1 2 3 4 5, सोच लिया होगा। ठीक है, जो आरएनए फॉर्म होगा उसकी जो पोलरिटी होगी दैट विल बी 5 डैश टू 3 डैश। क्यों, क्योंकि टेम्पलेट की पोलरिटी क्या थी, 3 to 5। तो हमेशा याद रखना कि अगर 3 to 5 स्टार्ट मतलब 3 to 5 हो रहा है तो जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो 5 बनेगा। क्यों, क्योंकि उसका एंटी पैरेलल होगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट टॉपिक में ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स पढ़ेंगे, जो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, बस कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट समझ में आ गया तो इसका मतलब है आपने 80% ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लिया। ठीक है, बस यूकैरियोट्स में थोड़ा सा हम उसको कॉम्प्लेक्स वे में पढ़ लेंगे। और याद रखना, जो भी ट्रांसक्रिप्शन होता है और जो भी आरएनए प्रोड्यूस होता है प्रोकैरियोट्स में, दैट इज़ मैच्योर, उसको कोई प्रोसेसिंग की नीड नहीं होती है। क्लियर है, तो इस तरह से मैं सेशन को यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ। और कमेंट बॉक्स में लिखना कि यस सर, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ठीक है, इफ़ यू डू फेस एनी प्रॉब्लम इन जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, प्लीज़ लेट मी नो, मुझे ज़रूर बताना। वैसे मैंने कोशिश की है कि आपको पूरी तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलूँ। ठीक है, तो इस तरह से सेशन कंप्लीट हो गया। एंड स्टे एट योर होम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, लव यू, गुड बाय।